तो साथियों बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आज नीलकंठ एप्पल ऑर्चर्ड कश्या लेक में और हमारे साथ हैं देवेंद्र बिष्ट जी। मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी मैंने करीब 2 साल पहले उनका इंटरव्यू लिया था और मैं एक बार फिर उनके बगीचे में हूं। आपको दिखाऊं, ये देखिए सेव। आपको उत्तराखंड में बहुत कम जगह ऐसे सेव देखने को मिलते होंगे। तो बहुत जागरूक किसान हैं और वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी साथियों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देवेंद्र जी जैसे लोगों को अपने साथ हम इनके साथ जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम चलते हैं देवेंद्र जी के तरफ और मैं आज उनके ही बगीचे में हूँ। तो स्वागत है देवेंद्र जी हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नीलकंठ एप्पल ऑर्चर्ड ग्राम गजार में, मुक्तेश्वर नैनीताल में। तिवारी जी, आपका भी और हमारे साथ में रैकवाल जी हैं, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ हमारे लखनऊ से आवास सक्सेना जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। आप लखनऊ से मेरे पारिवारिक संबंध हैं, तो परिवार की तरह आए हैं। और बहुत सौभाग्य है हमारा। ये हमने जो किया, मेरे 2020 के लॉकडाउन के बाद की कहानी ये है। आप बार बार इसको देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग इससे प्रेरित हों और आगे बढ़ें। ये हमारा थोड़ा सा एक विज़न है जो सरकार भी चाहती है और हम लोग सब, आप लोग, हम लोग सब चाहते हैं कि हम सब लोग आगे बढ़ के तरक्की करें। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत मतलब एक प्रेरणा स्रोत हैं मेरा। अगर लोग चैनल देखेंगे, मैं इसमें लिंक में भी डालूंगा पिछला वीडियो। तो देवेंद्र जी, आप जो आपने बगीचा लगाया सरकार के मदद से लगाया है। बहुत लोग सेव नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है। जो लोग सेव करते हैं उनको तो आप जानकारी देंगे। जो लोग ठीक है गर्म इलाके से हैं या और कुछ इसके साथ करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा विस्तृत रूप में हमारे जो किसान हैं उनको बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया तिवारी जी। मैं अपने सभी देशवासियों से, मैं तो प्रदेश की नहीं पूरे देश की बात करूंगा इस मामले में। हमारे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन करके मिशन में एक योजना चलाई गई है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा, जिसके तहत हम लोग ठंडे प्रदेशों में हैं, हम सेब की खेती कर सकते हैं। जो हमारे से गर्म प्रदेशों में हैं वो आम की खेती कर सकते हैं, अमरूद की कर सकते हैं, लीची बहुत अच्छा आप ग्रोथ कर सकते हो। आम में तमाम सारी वैरायटियां हैं। जैसा मेरे कल डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, कुछ प्रजातियां हमारी विलुप्ति के ओर हैं। तो मैं अपने नए युवा भाइयों से कहूँगा जो हमारे देश के रहने वाले हैं, जो आम पैदा कर रहे हैं, उनके लिए भी कहूँगा, जो सेब पैदा कर रहे हैं उनको भी अब इसको समझना अलग है। जो विलुप्त होते हुए प्रजातियां हैं और बहुत अच्छी अर्ली वैरायटी है, बहुत लेट वैरायटियां भी हैं। आपको ध्यान होगा, हम ऐसी चीज़ों को या छोड़ चुके हैं, उनको आगे ले करके आप नया बगीचा डेवलप कर सकते हो। नए रूट स्टॉक में आप ला सकते हैं। साइंस आपने पढ़ा है, आप नेट में खोजिए और तमाम सारे देशों के साथ आप वहाँ की टेक्नोलॉजी, भले ही हम इजराइल की बात करें, इटली की बात करें, अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, या अपने हिंदुस्तान में उस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हमारा युवा बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये तो एक छोटा सा हमने मॉडल बनाने की कोशिश की है, इसमें अभी बहुत कुछ काम करने हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। देवेंद्र जी, आप तो हिमाचल से इन पेड़ों को लाए हैं, एप्पल मिशन के तहत लाए हैं ना हिमाचल से? गुरुजी, मैं ये हिमाचल का पौधा नहीं लाया हूँ। हिमाचल के मेरे ये पौधे हैं छोटे, जो अभी हमने लगा रखे हैं। ये हमारा एप्पल मिशन के तहत ही हमारे उत्तराखंड प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना, जो मैंने अभी बताया बागवानी मिशन में, उत्तराखंड में एप्पल मिशन एक योजना चलाई गई है हमारे उत्तराखंड प्रदेश सरकार के द्वारा। ये 2016-17 से स्टार्ट थी। तो इसका इतिहास मैंने अपने और वीडियो में भी दिया, आपको भी बता रहा हूँ कि ये एप्पल मिशन जब शुरू हुआ तो 2016-17 में हमें मालूम नहीं था। 2018 में हमारे जो हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर थे डॉक्टर BS नेगी सर, इन लोगों के द्वारा, और हमारे केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी केंद्र जो हमारे जम्मू में, जिसका हेड ऑफिस है जम्मू कश्मीर में, और देश के अलग अलग स्थानों में उसके केंद्र हैं। तो यहाँ मुक्तेश्वर में एक केंद्र है CITS करके, जहाँ पर डॉक्टर राजनारायण और डॉक्टर अरुण किशोर जी हुआ करते थे। वहाँ पर एक फेस्टिवल था, एप्पल फेस्टिवल। तो वहाँ पे हमारे नेगी सर आए हुए थे, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। तो उन्होंने इस सघन सेब बागवानी की चर्चा की थी, लेकिन
वहाँ पर हमने उनको एप्लीकेशनें दी और उस एप्लीकेशन के आधार पर मुझे 2018 में एप्लीकेशन देने के बाद 19 में भी नहीं हो पाया, 20 में हमको मिला ये। और ईश्वर की कृपा थी कि पूरी दुनिया जहाँ परेशान थी तो कुछ अपॉर्चुनिटी भी उसने दी थी। तो उस कोरोना काल में हमारा ये बगीचा हमको मिला और हमने इस पर काम किया, जो है अब आपके सामने में है। ये तो बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी कहा है अपने दर्शकों से कि इतना अच्छा बगीचा बहुत कम आपको उत्तराखंड में ऐसे लोग मिलेंगे जो वास्तव में फील्ड में काम कर रहे हैं। अच्छा देवेंद्र जी, ये तो आपको वहाँ से मिला है, क्या हम इसकी कटिंग मतलब इसकी ग्राफ्टिंग जो हम नेचुरल हमारे वहाँ जो नर्सरी वाले हैं, क्या उन पेड़ों में इसको भी कामयाब किया जा सकता है? इसकी कटिंग को मतलब इसकी जो कलम है इससे ग्राफ्टिंग करके क्या उसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं देवेंद्र जी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है देवेंद्र जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, महत्वपूर्ण तो है ही है। ये हमारे यहाँ के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल या बीजू पेड़ है, इसमें आपको मैं दिखाऊं अभी आपने इसमें देख रहे होंगे जो छोटे पौधे हैं, हमने अपने बीजू पेड़ में ही सिंगल पेड़ को हमने डबल किया है इसी की वैरायटी लगा करके, और ये सार्थक होता है। जो अभी हमारा बहुत सारे किसानों ने इसके ट्रायल किए हैं, इस बार आप यकीन नहीं करेंगे, जो हमारे एक किसान हैं दीवान सिंह बिष्ट करके हैं, हमारे ग्राम चकुटा में हैं, गंगवा चौर जगह पड़ती है, तो वो मेरे से 2 साल पहले इसकी कटिंग लेके अपने उन्होंने जो नया भूरा डेलिशियस जिसको हम बोलते हैं, उसके छोटे 1.5-2 साल के पौधों में, उन पौधों में ही कटिंग इसकी लगाई और इस बार उन्होंने सेव भेजा है। आप यकीन नहीं करोगे, 2700 रुपये का बॉक्स बिका, 2700 रुपये का एक 18 किलो का बॉक्स उनका हल्द्वानी मंडी में इसी साल 2023 में ही बिका। और उनका स्पेशली फ़ोन आया और वो फोटोग्राफ्स भी मेरे पास आए कि हमने ऐसे बनाया था, थोड़ा जल्दी हमने तोड़ के मार्केट भेज दिया। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। अब हमको ये ज़रूर हमने प्रूव कर लिया है कि ये बीजू पेड़ में या जो हमारे यहाँ के पेड़ हैं, इनमें भी बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। अब ये विषय बात का है, क्योंकि ये कितने टाइम पीरियड लंबा चलेगा या क्या ग्रोथ करेगा आगे, ये अभी हम लोग भी प्रैक्टिकल में ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने नया नया किया है, तो हमें सालों का अनुभव तो नहीं है। इसके लिए हमारे हिमाचल से बहुत अच्छे हमारे बागवान हैं, बागवान भाई हैं, मित्र हैं, जो हमको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। हर तरीके का मतलब ब्रीड अच्छी दे रहे हैं और नॉलेज अच्छी दे रहे हैं, और जितना भी है पैसे के मामले में भी वो ये नहीं कहते कि यार हमें पैसे अभी दो। बहुत सारे किसान ऐसे हैं, वो कहते हैं तुम उत्तराखंड को, हमारे पर्वतीय राज्य को, जहाँ तुम्हारे पास खाली ज़मीनें हैं, उनको फलों से लाद दो हमारे हिमाचल की तरह, तो हमारे देश के लोगों को ताज़ा फल और अच्छा फल मिलेगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, जो आपने किया है दीवान जी, इसको देखकर मेरा मन तो पहले भी खुश हुआ था, तो मैं दोबारा भी आपके पास आया हूँ। जो हमारा युवा वर्ग है आज, जो क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते, इतनी अर्निंग नहीं होती कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे इंस्टीट्यूटों में पढ़ा सकें या बहुत अच्छे उनको ट्रेनिंग दे पाएँ, तो क्या उनका भविष्य इसमें है देवेंद्र जी? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने तिवारी जी। ये हमारा भविष्य है, बिल्कुल है। मैं तो अपने युवाओं से ये कहूँगा, अगर हम बात पहाड़ों की करें, ये देवभूमि है। देवभूमि में हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ही एक भारत का ऐसा राज्य है जहाँ के तमाम विभिन्नताओं के बावजूद भी हम एक उसमें हैं। तो मैं ये कहूँगा अपने युवाओं से, इसमें बहुत कुछ पोटेंशियल है। सवाल आपका बहुत अच्छा था कि क्या हमारे युवा इसमें अपना भविष्य सुधार सकते हैं। मैं ये कहूँगा, अगर युवा एक बार 1 साल इसमें ट्रायल के तौर पर आगे आ जाए, तो वो नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी देने वाला युवा बन जाएगा। आने वाले 5 साल के भीतर वो एक खुद का उद्यमी होगा और अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे देगा, जैसे कि हिमाचल में हो रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा, वहाँ जो भी परिवार हैं जिन्होंने बागवानी में अच्छा काम जिन्होंने शुरू किया है, उनके बच्चे इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, और लेकिन खेत में अपने स्वयं काम कर रहे हैं। शाम को देखोगे वो अपने घर में इंग्लिश टॉकिंग सारी उनकी चलती है, अंग्रेजी में वार्तालाप चलती है। अंग्रेजी को हम बहुत वो मान के चलते हैं, लेकिन ये तो एक लैंग्वेज का है।
बाकी ज्ञान तो आप हिंदी में लो, संस्कृत में लो या फिर अपना अंग्रेजी में लो, वो बात अलग चीज़ है। तो उसको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसके साथ ही इस रोज़गार को करने के लिए इसमें इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतनी बड़ी संभावनाएं हैं जिसको हम खुली आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। उसके लिए मैं यही कहूँगा, अगर हम एक सेव अगर पैदा कर रहे हैं, उस सेव से हम तमाम सारी चीज़ें बना सकते हैं। हमारे उत्तराखंड में ही देहरादून में हमारे एक रावत जी हैं, जिन्होंने अभी सेव का अचार, आपने भी नहीं सुना होगा शायद हो, सेव का अचार भी बना रहे हैं। तो इसको वैल्यू ऐड करके हम आगे ले जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कई हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री हमारी, एक उद्योग हमारा उत्तराखंड या हिमाचल या अरुणाचल या देश के जितने भी हमारे पर्वतीय ठंडे राज्य हैं वो कर सकते हैं। वहाँ के युवाओं के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ हो नहीं सकती है। हम बड़े शहरों में जा कर के, अगर प्रदूषण में जा कर के 50,000 या 60,000 या 1 लाख का पैकेज का हम नौकरी कर रहे हैं, तो शायद हम अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके हमारे घर में ही बहुत रोज़गार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को मेहनत करके मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ या बेटे के साथ या अपनी बच्चियों के या अपने परिजनों के साथ इस खेत में मेहनत की। मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो लोग हैं उन्होंने मेहनत करी, तो आज ये परिणाम दिखने को मिल रहे हैं और ये बिल्कुल 100% होता है। ये बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, इस पे विचार करके आगे आना चाहिए हमारे युवाओं को। अच्छा, हम जो सेव उत्पादन करते हैं, फल सब्जी जो भी हमारी बेल्ट है, रामगढ़ धारी फल बेल्ट है, तो हमको मंडी से मतलब कितना सहयोग मिलता है? आड़तियों से या हमारी सरकार से थोड़ा सा? और आजकल हम देखते हैं जो हमारा नेचुरल सेव है, फैनी, डिलीशियस, फुलबेंच, किंग लेबिट जो भी है, तो हम देखते हैं कि मंडी में ऐसी बेकदरी हो रही है। आप तो कल खुद ही वीडियो आपने देखा मंडी में जाके। तो सरकार से या आड़तियों से आप क्या अपेक्षा करते हैं देवेंद्र जी? मुझे बहुत अपेक्षा है, क्योंकि सरकार हमारी है, लोग भी हमारे ही बैठे हैं, मंडी भी हमारी है, लोग भी हमारे ही बैठे हैं, किसान भी कर रहे हैं, किसान भी हम लोग ही हैं। तो ये तो एक देश का या प्रदेश का सब लोग एक परिवार है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार ने अपनी योजनाएं बनाई, उसको इम्प्लीमेंट, जिसको धरातल में जिस ढंग से उतरना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसमें सबसे बड़ी गलती मैं अधिकारियों के वहाँ से निकालूं या फिर अपने किसानों के वहाँ से, तो गलत हम सब लोग हो सकते हैं। उसमें अपेक्षा में अगर एक बनिए या फिर आड़ती से करूं तो वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। मैं चाहूँगा कि कोई भी परिवार इसमें, चाहे हमारा सर्विस करने वाला क्षेत्र हो, जो उस पैशन उसमें अपना जॉब कर रहे हैं, वो भी हमारे लोग हैं, वो भी हमारी नीति नियंताओं को जो लोग बैठे हैं वो भी चीज़ें बना रहे हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए धरातल में हमारे लोग काम कर रहे हैं। बनिया एक ऐसी चीज़ है, आड़ती, जिसको अभी हम फसल जो वर्तमान की स्थिति देख करके, मुझे कल जो वीडियो बना रहा था तो मुझे ख्याल नहीं था कि इतने लोग आगे आ जाएंगे। तो ये एक अच्छा संदेश भी था। वहाँ की हालत देखी तो उसके लिए जिम्मेदार मैंने तीनों को ही माना है। किसान भी उसमें जिम्मेदार है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा फल तैयार नहीं है, मेरी सब्जी तैयार नहीं है, फसल जब तैयार है ही नहीं तो मैंने मंडी भेज दी। तो सबसे बड़ी गलती पहले किसान की है। दूसरी गलती, सबसे बड़ी गलती है उस दुकानदार की, उस आड़ती की, जिसने अपनी दुकान में देखा कि यार अभी तैयार तो हुआ नहीं है, हाँ बाज़ार में सेव आ गया है, उसने आगे को बढ़ा दिया उसको एक अच्छी कीमत दे करके। 1,000 रुपये का बॉक्स फैनी का या 800 रुपये का बॉक्स फैनी का उसने 8 किलो का दिया, तो उसने अपनी तरफ से तो ईमानदारी करी, लेकिन एक चूक कर गया वो, क्योंकि लालच था। जहाँ निस्वार्थता की बात अलग है, कमीशन उसको मिलता वो ठीक है, उसने उस फसल को आगे बढ़ा दिया, जो आगे जा कर के खाने वाले के हाथ तक पहुंची, तो वहाँ पे उसको रिजल्ट 0 मिल गया। आज माल उठान में होने का कारण यही है। जब खाने वाला ही नकार देगा तो हम कितना ही पैदा कर लें तो कहाँ जाएगा वो। उसमें हम तीनों दोषी हैं, और सबसे बड़ा दोषी हमारा विभाग है, चाहे वो मंडी का हो या उद्यान का हो, क्योंकि इन लोगों को, हमारे ही लोग बैठे हैं, आखिर ये वहाँ पे क्यों बैठे हैं? 1 लाख 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह ले करके काम करने के लिए बैठे हैं। उनको इन बगीचों में भी घूमना चाहिए, उन मंडियों में भी घूमना चाहिए, इनका काम यही है। लेकिन सरकार की जो कमियां हैं
केवल एक उनको एसी रूम में बिठा करके कार्य योजना बनाना, बजट को खपाना, यही सिखाया गया, फील्ड में नहीं सिखाया। गलती उन कर्मचारियों की ये है कि उनको कोई बताने वाला ये नहीं था कि आप फील्ड में जाओ। एक निर्णय लेने वाला जो मजबूत कहना चाहिए, एक निर्णय लेने वाला लीडर उनका आगे, या जिसको हम कहते हैं उनका बॉस, कोई ढंग का नहीं रखा। ये हमारे नीति नियंताओं की एक सोच की कमी थी। अगर ये पहले की तरह, जैसे हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हम बचपन में सुनते थे कि पूरे डिपार्टमेंट के लोग हर क्षेत्र के, चाहे आपके हरतोला में है, बगीचों को लगाने का, खोदने का कार्य देखते भी थे, करते भी थे, प्रैक्टिकल करते थे। हमने बचपन में प्रैक्टिकल कृषि विज्ञान के एक हमारा विषय होता था, कृषि विज्ञान, तो उसमें हमको स्कूल पढ़ते हुए उस फार्म पर ले जाया जाता था, प्रैक्टिकल करते थे। हम उन सेव के पेड़ों के नीचे रिंग बनाते थे, जिसको हम थावला बोलते हैं। घर से कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट लेके जाते थे, उनमें डालते थे। ये आप भी जानते हैं और बहुत सारे हमारे दर्शकों को मालूम है। तो उस व्यवस्था को हमने खत्म करा। हम आगे औद्योगिक क्षेत्र में और बड़े बड़े उद्योगों के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी समझ बताई, लेकिन पढ़ाई में हमने इस सिस्टम को नहीं बताया। उस पढ़ाई से हम हटा दिया कि एक बीज कितने फल पैदा कर सकता है, इस विषय को हमने हटा दिया। तो वहाँ एक बहुत बड़ी कमी हमारे नीति नियंताओं की भी रही। अधिकारियों का दोष इतना है कि उनको कोई कहने वाला था नहीं कि आप फील्ड में जाके देखो। पैसा बहुत बहाया गया जी बिल्कुल, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ। उसका सदुपयोग हम ढंग से नहीं कर पाए। इसके लिए दोषी तो हम सब हैं, इसमें एक व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता और न एक को हम ठहरा सकते हैं, वो सत्यता नहीं होगी। हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल, हिमाचल की भी तर्ज हमारे ही लोगों ने बनाई। उन लोगों ने, डॉक्टर YS परमार साहब एक अच्छे विजनरी, उसमें भी एक पर्वतीय राज्य के विकास के बारे में, क्योंकि भौगोलिक रचना के अनुसार मैं पर्वतीय कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा देश पूरा एक है, एक परिवार है। हम विश्व को एक परिवार बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार हिमाचल अलग है या उत्तरांचल अलग है या फिर दूसरा स्टेट अलग है। अगर हमें सोचना है तो समग्र पूरे राष्ट्र के बारे में, पूरे विश्व के बारे में सोचना है, तो एक दूसरे पे मीन मेघ निकालना हमने सीखा ज़रूर, लेकिन उसको कैसे सुधार करेगा, इसका एक निर्णय या इसको सुधारने का एक हमने समस्या को तो आगे ले आए, उस समस्या का समाधान निकालने के लिए एकजुटता नहीं कर पा रहे हैं। यही एक फेलियर होने का कारण है हमारा। अच्छा देवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे उत्तराखंड में हम देखते हैं एक चीज़ और दिक्कत है, चलो हमारा आपका तो चेक में है, जो 2, 4, 10, 20 नाली जो भी है, तो हमारे वहाँ चेकबंदी, क्योंकि हम अगर बहुत सी जगह देखते हैं हमारी जो पुरानी खेती है या जहाँ हमारे हिस्सेदारी है, तो वहाँ पर चेकों में ज़मीनें नहीं हैं। तो इस वजह से भी, चाहे सेव न लगाए आदमी, आड़ू, पुलंग, खुमानी, आम जो भी लगाए, लेकिन वो चेकबंदी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपने मेरे दिल का सवाल पूछ दिया। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे इस पर्वतीय प्रदेश की है, क्योंकि चकबंदी, खेतों का एक चेक में होना एक परिवार के लिए, काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी सरकारी योजनाओं का फ़ायदा अच्छा दिखेगा तो वो चकबंदी में है। मैं सरकार से भी, अपने लोगों से भी, अपने समस्त दर्शकों से ये आग्रह करूँगा, आप चाहे जिस गांव शहर में रहने वाले हैं, अपने गांव में, अपने गांव की ओर, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि आप चकबंदी की या फिर बंदोबस्ती की बात, मैं अपने उत्तराखंड प्रदेश सरकार के सभी सम्मानित लीडरों से कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश सरकार एक कठोर और अच्छा निर्णय ले। कठोर माने उसको थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन अच्छा होगा, लेकिन समाधान उसमें निकालना पड़ेगा। जो बंदोबस्ती 1950 के बाद, मेरे ख्याल से 56 में हुई, 54 में हुई, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, उसके बाद आज तक 23 साल सरकार को हमारी नई प्रदेश बनाने के बाद होगी, वो भी नहीं कर पाई, और पिछली सरकारों ने भी नहीं किया। जो एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा उत्तराखंड में है। ज़मीनें बिकी इसीलिए रही हैं कि एक जगह ज़मीन नहीं होने के कारण किनारों की ज़मीन बिकते जा रही। एक भाई के पिता के अगर 4 बेटे हैं, तो 4 बेटों के 4 खेत अगर मान लिया जाए, एक खेत को बांट दिया तो 4 हिस्से हो गए। उस 4 हिस्सों को में भी अगर उन
4 भाइयों के एक एक दो दो बेटा हो गए तो उनके टुकड़े हो गए, जी वो खेत हमारी बिखर चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें निर्णय ऐसा निकालना चाहिए, इसमें जो मेरा सुझाव है, एक तो चकबंदी करवाई जाए और दूसरा अगर चकबंदी में नहीं है तो उस गांव में क्लस्टर बनवाए जाएं, खेत अदला बदली वैसे करें, नाम पर रहें ठीक है, जो जिसके नाम पर है, लेकिन उसकी एक बाउंड्री बना करके प्रॉपर एक किसान को, काम करने वाले को उतना एरिया दे दिया जाए। मालिकाना हक ठीक है, जिसके नाम में दर्ज है उसी के नाम में रहे। मेरा खेत आपके पास आ गया, मुझे ऐतराज़ नहीं हो सकता, आपका खेत भी तो मेरे पास है, तो उतनी भूमि उसको दे दी जाए। इस टाइप से चेकबंदी करें, इसमें सरकार को ठोस निर्णय लेकर के एक सही से योजना बना करके आगे आना होगा, जिससे हमारे उत्तराखंड की भूमि भी बचेगी। और ये भूमि इतनी उपजाऊ है, आप देख रहे हैं इतने सुंदर फल आपको यहाँ बिल्कुल पर से सुंदर दिख फल। रहे हैं। जी, कश्मीर तो कश्मीर हम को फेल कर दिया जी हम अब। ये कह सकते हैं, कौन कहता है इन पेड़ों में पैसे नहीं लगते। ये सेव बाजार में 1850 रुपये का 45 दानों का बॉक्स बिका। ये एक नोट है 41 रुपये कुछ पैसे का। आप कैलकुलेट कर लो, 1850 रुपये में भाग कर लो 45 का, तो 41 रुपये कुछ पैसे आता है, जो पिछले दिनों मेरे मित्र ने हल्द्वानी मंडी में इसको कैश कराया। तो अब इसको 41 का नोट, ये मुद्रा हमारी है। अब इसको हम रुपया अगर मान के नहीं चल रहे हैं तो फिर तो हम कुछ जान ही नहीं रहे। ये हो सकता है लोगों को मजाक जैसे लगे, लेकिन ये हकीकत में होता है। किसी बड़े मॉल में आप जाते हो तो एक दाना 100 रुपये का, 60 रुपये का, 50 रुपये का आप खरीदते हो। ये वही पेड़ में लगने वाला नोट है। अब इस नोट को कैसे आप कैश कराते हो, ये डिपेंड करता है आप पे। हमको सोच आगे बढ़ानी पड़ेगी, सकारात्मक बनना पड़ेगा और अच्छी सोच के साथ, अच्छे विजन के साथ हमको अपनी ज़मीनों में आना पड़ेगा। जी तो साथियों, आप जब भी आना चाहें हमारे देवेंद्र जी से मिलने के लिए, और बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके पास और भी सेव के अलावा कीवी इनके घर में लगी है, और इनने अर्ली वैरायटी का पुलम और खुमानी भी लाए हैं क्या देवेंद्र जी? बिल्कुल, खुमानी भी है, तो चेरी भी है। तो देखिए चेरी भी है इनके पास। तो और देखिए गर्म इलाके वाले भी इनसे इंस्पायर हो सकते हैं कि सेव तो चलो ठंडे इलाके में मानता हूँ, लेकिन हमारे जो गर्म इलाके वाले हैं वो भी इनसे कटिंग ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कटिंग देने में बहुत लोग तो थोड़ा आनाकानी करते हैं, लेकिन हमारे देवेंद्र जी खुद अपनी वीडियो में कहते हैं कि आओ हमारे वहाँ से कटिंग लेके जाओ। ठीक है, आपके पास पैसे लगाने के लिए, पेड़ लाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप घर में नर्सरी पैदा कर सकते हैं, तो उसमें आप कटिंग लगा सकते हैं। तो देवेंद्र जी, बहुत लंबी बातचीत आपसे हुई। थोड़ा सा और अपना एड्रेस, ताकि लोग आप तक पहुंच सकें, वो बताइए। पक्का आपके घर तक का एड्रेस बताइए, और आप अपने तरफ से कोई संदेश हमारी सरकार को, हमारे लोगों को, या हमारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे परिवार है, तो उनको। मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा। फिर से अपनी बात को विराम देने से पहले मैं जो संदेश आपने कहा, मैं अपने समस्त उत्तराखंडी भाई बहनों से और अपने देश के भाई बहनों से यही कहूँगा, युवाओं से, क्योंकि हमारा देश 65-70% युवा है। और सरकार से ये कहूँगा कि इन युवाओं की बेरोज़गारी को देखते हुए इन्हें आगे बढ़ाइए। और आगे बढ़ाने के लिए जो ऐसे काम हमारे देश में, प्रदेश में हो रहे हैं, एक देवेंद्र ही नहीं कर रहा है ये काम। देवेंद्र के साथ, या देवेंद्र उन सैकड़ों लोगों के साथ है जो ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन बंद हैं, उनकी ओर किसी का ध्यान जा नहीं रहा है। योजनाएं बहुत चली हैं, उन योजनाओं का सही से सफल योजना को क्रियान्वयन करने के लिए, उसको सही कार्य रूप देने के लिए हमारे सरकार को, हमारे लीडरों को आगे आना होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप किस प्रोफेशन में काम करते हैं, उस काम को करते हुए अगर आपकी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, वहाँ के लिए ध्यान रखिए। अपनी ज़मीनों के लिए ध्यान रखिए। अपने इष्ट के और या अपने पितृदेवों का इन मेहनतों को करके जो एक भूमि बनाई है, उस भूमि को बचाइए। बेचने के बजाय आप उसको संरक्षित रखिए। एक नाली में आपका सवाल था आगे कि हम 20 लाख रुपए नाली बिक रही है ज़मीन, तो मैं कह रहा हूँ 20 लाख रुपए हमारी ज़मीन की कीमत नहीं है। कोई 20 करोड़ भी देगा तो हम मना करेंगे, क्योंकि हमारी एक जनरेशन कई करोड़ इस एक नाली से पैदा कर सकती है। मैंने गणित आपको बताया, जी बिल्कुल। 1 मीटर में एक पौधा हम लगा रहे हैं, एक नाली में 50 पौधे। ये टेक्नोलॉजी बताती है। एक नाली 33 बाई 66 का जो प्लॉट होता है, उसमें हम 50 पौधे सेव के लगा रहे हैं। उसकी कीमत आज जो
ज़मीन खरीद और बेचने का हो रहा है, 2-2.5 लाख रुपए से 20 लाख 30 लाख रुपए तक की बात चल रही है। तो मैं कहता हूँ भूल जाओ, ये 25 लाख में आप अभी मत बिको। आपकी कितनी पीढ़ियाँ खा देंगी। ये एक पेड़ अगर आपको 25 किलो का एक बॉक्स देता है तो 200 रुपये का 1 किलो बिक रहा है। आपको 150 रुपये में मिल गया तो 3000 रुपये का बॉक्स होता है। मैं 150 रुपये इसलिए कह रहा हूँ, मैंने 120 रुपये कल सेव बेच रखा है और 220 पिछले साल बिका है। तो एक औसत मान लो तो 150 रुपये। अगर अभी कुछ साल में आप पैदा करोगे तो 200 रुपये बिकेगा, तब भी 4000 रुपये की एक बॉक्स की कीमत बनेगी। 50 पौधे 4000 रुपये एक पौधे से मिल रहा है, तो हम कितना जनरेशन वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। 2 लाख रुपये एक नाली दे रही एक साल में आपको, और बाकी विशेष खर्चा नहीं है। कितना खर्च कर दोगे 2 लाख में आप बिल्कुल। एक नाली के पीछे? 5000। जी ज़्यादा अगर जी खर्च जी कर दिया 5000 में, आप बहुत ज़्यादा खर्च मान लो। मैं लेबर, जी मैं बिल्कुल। दवा, मैं खाद, मैं दवा के बारे में भी आपको कहूँगा कि दवाओं का यूज़ कम करें, केमिकल का। अगर स्वस्थ और अच्छा आपको हमको अपना जीवन जी चाहिए जी तो ये हम हमारे जो प्रदेश के सभी लोग हैं, इन लोगों को इस और आना चाहिए। मुझे खुशी है, हमारा वैज्ञानिक इस ओर बहुत मेहनत कर रहा है। मैं विज्ञान की वजह से यहाँ पर खड़ा जो अभी हूँ, मैंने अभी उद्यान विभाग और अपने शीतोष्ण बागवानी केंद्र का नाम लिया, और मैं पंतनगर का भी बात कल मीटिंग में था तो वहाँ पर भी हमने ये बात करी। सब लोग आगे आ रहे हैं, किसान, जवान और विज्ञान, ये 3 देश के असली सेवक हैं। ये सब जान लो। हम कितने ही बड़े अधिकारी बन जाएं, अगर हमारे पेट में अन्न नहीं है, वो बड़ा पद कुछ नहीं कर सकता। अब क्योंकि खाना ही नहीं है, खाना कौन पैदा कर रहा है? किसान कर रहा है। हम तब तक सुरक्षित नहीं हैं जब किसान का बेटा बेटे को तैयार करता है ना, वहाँ आप समझ सकते हो, बॉर्डर में रात और दिन 24 घंटे बंदूक पकड़ करके ठंडे में, गर्मी में तप करके हमारा बेटा वहाँ पे सेवा कर रहा है। वो हमारा असली बेटा वो वहाँ खड़ा है, उसकी बदौलत हम और आप शायद बात अच्छा कर अच्छा पा रहे जी हैं। हाँ बिल्कुल। और विज्ञान, अभी पिछले दिनों हमारी कितनी अच्छी बात हुई कि इसरो, जिसने इतना बड़ा चंद्रयान का अभियान सफल कर दिया, वो हमारी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत सारे के लोग कर रहे हैं। एक मैं अपनी इसलिए दर्द को कह रहा हूँ कि इनको इग्नोर करते हैं लोग। विज्ञान को तभी याद करेंगे जब इसरो उड़ेगा, उसके बाद ताली पीटेंगे, साल भर छुप जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। जवान को तभी याद करेंगे जब कोई युद्ध या आतंकवादी वहाँ कुछ गलत काम करेगा, उस समय घड़ियालू आंसू बहा देंगे। आंसू असली यहाँ आते हैं किसान के अंदर। अब ये किसान जब उसकी फसल नहीं मिलती है और वो अपने हालत बेहालतों में अपने जीवन को यापन करता है, फिर भी खेत में धूप है या बरसात है, खड़ा रहता है, पैदा करता है अन्न को। जी बिल्कुल। जिस अन्न को खा करके एक आईएएस बनता है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। जिस अन्न को खा करके हमारा देश का लीडर, जो सफ़ेद टोपी या पीली टोपी पहन करके खड़ा होकर हाथ जनता के आगे खड़ा करता है, उसका बेटा न तो वहाँ सीमा में खड़ा है, न यहाँ खेत में खड़ा है। जबकि हैं सब किसान की औलाद, गांव से ही निकले हैं। आज कितने ही बड़े ही भी हम हो गए, निकले गांव से हैं। अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मैं समस्त देशवासियों से, युवाओं से यही कहूँगा, अपनी ज़मीनों में आओ और कुछ करके दिखाओ। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना बनाना है है तभी तो बनेगा। हम टीका टिप्पणी, लच्छादार भाषण बहुत कुछ कर जी सकते हैं, लेकिन कार्य रूप दो। आप इम्प्लीमेंट करो, अपनी ज़मीनों में करो, अपने घर में करो और एक अच्छा काम करो। बस यही मैं कहना चाहूँगा। आप आगे आओ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और फिर से बहुत बहुत जी धन्यवाद। आपका अपना पता ज़रूर बता दीजिए। मेरा पता, मैं देवेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम गजार, नीलकंठ एप्पल ऑर्चर्ड, एप्पल वैली, ग्राम गजार, विकासखंड धारी, परगना मेरा रामगढ़, जनपद नैनीताल, क्षेत्र मुक्तेश्वर, यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा जो भी सहयोग आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा संपर्क सूत्र आप नोट कर लीजिए। जो मोबाइल नंबर है या फ़ोन नंबर है, सेल नंबर है, उसको आप नोट करिए। 9411538285, 94-115-38-285। ये मेरा संपर्क सूत्र है। जब भी आपको लगे, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दीजिएगा। फ़ोन काफ़ी आते हैं तो उस पर बहुत बारी जी हाँ वो होता है। दिक्कत भी रहती है, इतने आप बार बात मैसेज नहीं है। मुझे कर सकते हैं, जिससे मैं आपके साथ दिल से जुड़ा हूँ
और जो मुझे आता है, जो मेरी सेवा होगी, निस्वार्थ भाव से करूँगा। और एक संदेश इसके साथ ही मैं जोड़ता हूँ, जो यहाँ आना चाहते हैं हमारे प्रदेश के या कहीं से भी, उनको केवल आने तक का यहाँ पर आप रखिए। हमारे पास रहने की, खाने की, घर है, सब कुछ है, आपकी व्यवस्था हम देखेंगे। इसके बारे में कुछ नई जानकारी चाहिए तो उसको हम पूरा आपको देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।